हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। हम लोग का जो है सिविक्स का चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान की जो विशेषताएं थी, कौन कौन सी विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है इसमें संघवाद। संघवाद से मतलब क्या है? इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। इसमें सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा सीधा मतलब यह है कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें केंद्र में बैठे मुट्ठी भर लोग पूरे देश के फैसले ना ले सकें। यानी इसका संघ का मतलब है कि ग्रुपिंग कर दी गई है, यानी कि उसमें भी स्तर बना दिए गए कि उसमें लेवल वाइज कि स्टेट गवर्नमेंट अलग है, केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। ठीक है, मतलब एक ही लोग पूरी उसका फैसला ना ले सकें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर सरकार की व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सके। इसे संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। यानी कि उन्हें पूरी ये जो मिलेंगे अधिकार, वो किससे मिलेंगे? संविधान से मिलेंगे। ये नहीं अपने इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राज्य अपना अलग देखेगी, अपने उसके राज्य की क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो फैसले ले सकती है। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है अपने प्रतिनिधि को चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे वह सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। यानी कि इसमें ऐसा है कि कोई भी अपना चुनाव लड़ सकता है और सबको वोट डालने का अधिकार है। बस वो वयस्क होना चाहिए, यानी उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। किसी और वो अगर चाहता है कि खुद भी चुनाव लड़ना, तो वो खुद भी चुनाव लड़ सकता है। शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि जैसे कोई नियम कानून बनाए, उसको किस तरह से पालन करें, सब उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं: विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिकी में क्या होता है? विधायिकी में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। किसी भी राज्य शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। यानी कि ये तीनों चीज़ें सब क्या है? विधायिकी में आप लोग चुनाव करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं, तो विधायक जो बनते हैं वो होते हैं आपके प्रतिनिधि होते हैं। वो आपको क्या सही है क्या गलत इसके चीज़ पहुंचाते हैं लोगों तक, सरकार तक। उसके बारे में कानून बनाते हैं। तो कानून बनता है आपके हित के लिए, उसको कौन पालन करवाता है? कार्यपालिका उसे पालन करवाती है। ठीक है, उसके लोग होते हैं वो पालन करवाते हैं। और अगर इसमें भी आपको कोई आपके साथ अन्याय होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, तो उस पर क्या होता है? न्यायपालिका उसमें कार्रवाई करती है। और ये सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? अंकुश लगाते हैं। ठीक है, राज्य की नीतियों के नीति निर्देश सिद्धांत। सामाजिक कुरीतियों को धीरे धीरे दूर करने के ये दिशा निर्देश है जो राष्ट्र की प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि नीति बनाते समय इन विषयों को ध्यान रखें। यानी देश को तरक्की पर लाने के लिए हमें उसमें कुरीतियाँ जो है, यानी पुरानी जो धारणाएं हैं जिनकी वजह से देश में विकास में बाधा पहुंच रही है, ऐसी कुरीतियों को क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। इसके लिए नीति बनानी चाहिए या नियम बनाने चाहिए राज्य सरकार को। मौलिक अधिकार न केवल प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता देते हैं, अपितु देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाती है। यानी कि मौलिक अधिकार क्या है? ये आपके कुछ अधिकार होते हैं हर इंसान के, कि जैसे वो अपने क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसके लिए किसी की रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, क्या उसे पहनना है, कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं घूमना है, इन सब चीज़ों में से इस मौलिक अधिकार में आती हैं चीज़ें। अगर कोई सरकार ऐसा नियम बनाती है इसमें उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उससे नुकसान हो रहा है या स्वतंत्रता उसकी छीनी जा रही है किसी नियम से, तो वह उस पर सत्ता को मनमाने और निर्णय को इस्तेमाल से बचाती है। इसके खिलाफ वो क्या कर सकता है? कोर्ट में जा सकता है। तो वो क्या होगा? जो अगर सरकार चाहती है जबरदस्ती कोई चीज़ थोपना चाहती है नागरिकों पर, तो वो नहीं थोप सकती है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है इसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म और राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अलग अध्याय और विस्तार में पढ़ेंगे। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष का एक नया चैप्टर है उसमें डिटेल में आएगा। फिलहाल इसमें इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर पूरे राज्य में नीति नहीं बना सकता है या काम नहीं लगा सकता है। ठीक है, कानून और असम्मति। जब किसी सरकार
जब कभी सरकार लोगों के हित के विरुद्ध कानून बनाती है, लोग असंतोष से उसका विरोध करते हैं। असम्मति का अर्थ है कानून से बंधने से इनकार। सम्मति का लक्ष्य कार्रवाई, नीति, कानून, सरकार और सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना है। असम्मति का मतलब यह है कि कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाती है कि जिससे हमारे हित में नहीं है, मानव के हित में नहीं है, इससे कोई चीज़ नुकसान हो रहा है समाज को, तो इसको क्या करती है, अगर सब मान लो विधायक लोगों ने कानून बना दी, कार्यपालिका ने अप्लाई कर दिया उसे, लेकिन उससे क्या हो रहा है, हम लोग को हानि हो रही है, उससे हम लोग को नुकसान हो रहा है या हमारे हित में नहीं है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, उसकी असम्मति जता सकते हैं। असम्मति और अवज्ञा साधारण स्थिति तर्क संगत कारणों में उत्पन्न होती है। आइए हम भारत में असम्मति की दो स्थितियों पर नजर डालते हैं। इसमें स्वतंत्रता पूर्व की और दूसरी स्वतंत्रता के पश्चात की है। ये दो उन्होंने डाले हुए हैं। ये कौन कौन सी असम्मति थी? एक तो थी नमक सत्याग्रह। इसमें क्या था, इसको हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बता देते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय क्या हुआ, नमक पर उन्होंने क्या लगा दिया, कानून लगा दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमें ये कानून पसंद नहीं था। क्यों? नमक तो एक हमारे रोज की चीज़ है, इस पर टैक्स लगाने से क्या मतलब है, तो हमने इसका क्या किया, उसकी असम्मति जताई। और एक बहुत बड़ा गांधी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला और इस कानून का विरोध किया था। और दूसरी कौन थी? शराब विरोधी आंदोलन। यानी कि इसमें भी जो क्या हुआ था, ये क्या बहुत से लोग, गरीब लोग मेहनत से कमाए धन को शराब में उड़ा देते। इसमें क्या था कि स्वास्थ्य समाज लिए हानिकारक था, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब। महात्मा गांधी इस बुराई को दूर करने बहुत मिले, इस कारण संविधान में 4 भाग में राज्य की नीति सिद्धांत से शराबबंदी को सम्मिलित किया गया। इस बुराई को दूर करने के लिए प्रभावी कदम के रूप में 1954 में निषेध जांच समिति का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ था कि तो क्या था, सरकार ने एक नियम बना दिया था कि सस्ती शराब पर पाबंदी नहीं लगाना चाह रहे थे, लेकिन इससे क्या था, नुकसान था। तो बहुत सी लोगों ने आंदोलन किया, महिलाओं ने आंदोलन किया और फिर बाद में उन्होंने सस्ती शराब जो सरकार द्वारा बनाई जा रही थी उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया। ये 2 कारण थे। ठीक है, इसके बाद है कानून सदा बहुमत के लोगों की भावनाओं का आदर और उनकी प्रतिनिधित्व करता है। कानून संविधान के निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कानून बन सकते हैं और कानून में संशोधन हो सकता है। लोगों की समस्याओं को दूर करने में अक्षम रही सरकार के विरुद्ध असम्मति और असंतोष हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कानून आप पालन करवा रहे हैं सही, हमेशा सही हो। कुछ कानून ऐसे होते हैं जब उसको हम लागू करते हैं तो हो सकता है वो मानव के हित में ना हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी असम्मति जता सकते हैं, असंतोष जता सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद आपको उसकी एक्सरसाइज सेंड की जाएगी और क्वेश्चन आंसर दे दी जाएंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।